नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर हो गया है गठबंधन का महाऐलान और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कन्हैया कुमार की पार्टी। और इसके बाद सीट बंटवारे को लेकर जल्द फैसला हो सकता है और तेजस्वी और कन्हैया कुमार की जोड़ी बड़ा झटका बिहार में नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनडीए में कई सीटों को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है और जेडीयू और बीजेपी दोनों ही सीटों पर ठोक रहे हैं दावा, जिसके बाद एनडीए में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी के साथ वर्चुअल मीटिंग में बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कहा केंद्र की नीतियों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर बिहार में बड़ा झटका दिया जा सकता है नीतीश कुमार और एनडीए को, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा के हमें कमेंट में बताइए कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी और कन्हैया कुमार की जोड़ी हिट रहेगी, हाँ या ना में। आप हमें अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे वामदल, सीट बंटवारे को लेकर फैसला जल्द। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हराने के लिए बिहार की सभी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और वामपंथी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इन दलों को साथ उतारने की रणनीति तय करने के लिए बुधवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक संयुक्त शिष्टमंडल ने मिलकर बातचीत की। यह जानकारी वार्ता के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने दी। बातचीत में इस बात पर सहमति बनी कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अन्य वामपंथी दल एवं लोकतांत्रिक पार्टियां मिलकर सभी 243 सीटों पर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। सभी दलों के बीच सम्मानजनक तरीके से सीटों के बंटवारे पर जल्द ही सहमति बना ली जाएगी। बैठक में यह भी सहमति बनी कि किसी भी परिस्थिति में व्यापक गठबंधन के बीच किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने दी जाएगी। सभी पक्ष आपसी समझदारी और व्यापक राजनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एनडीए में कई सीटों को लेकर फंसा पेच, जेडीयू बीजेपी दोनों ही ठोक रही दावा। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। फिलहाल तो कई सीटों पर बीजेपी जेडीयू के बीच मामला फंस गया है। पालीगंज और दीघा सीट दोनों ही सीटों पर जेडीयू और बीजेपी दावा ठोक रहे हैं। दीघा से बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कहा है कि मैंने क्षेत्र की जनता की लगातार सेवा की है, सीट को लेकर कोई असमंजस नहीं है। वहीं दीघा सीट से जेडीयू के दावेदार और प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि दीघा विधानसभा भी बाकी 243 सीटों की तरह ही है। जब सीटों को लेकर बातचीत होगी तो एनडीए दीघा पर भी चर्चा करेगा। सामूहिक रूप से जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। साथ ही जेडीयू नेता मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि सीटों को लेकर एनडीए में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो एक दो सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब साथ मिलकर बैठेंगे तो सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिहार के दोनों गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दल के महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी तक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार चुनाव के परिदृश्य बदलने के बाद सीट बंटवारे को लेकर किसी दल को घाटा उठाना पड़ेगा तो किसी को इसका लाभ भी मिल सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया के साथ वर्चुअल मीटिंग में बोले हेमंत सोरेन, केंद्र की नीतियों के खिलाफ हो एकजुट। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि देश में विपक्ष इस समय कमजोर नजर आ रहा है। विपक्ष को एकजुट होकर केंद्र की गलत नीतियों का विरोध करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बुलाई गई बैठक में हेमंत सोरेन ने यह बात कही। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की अनेक नीतियों में विपक्ष की राज्य सरकारों के साथ भेदभाव स्पष्ट दिखता है, लेकिन विपक्ष फिलहाल देश में कमजोर दिख रहा है। हमें एकजुट होकर केंद्र की गलत नीतियों का विरोध करना होगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आत्मनिर्भर भारत के नाम पर लाभ में चल रही देश की बड़ी कंपनियों जैसे गेल, भेल, एनटीपीसी आदि के निजीकरण की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रेलवे तक के निजीकरण का प्रयास चल रहा है। इसका विपक्ष को पुरजोर विरोध करना होगा। श्री सोरेन ने कहा, केंद्र सरकार ने तमाम गलतियां कर रखी हैं और विपक्ष को दूसरे कारणों से उलझाए रखने का प्रयास किया जाता है। हमें इनके इस षड्यंत्र का जवाब देना होगा। देश की
अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, आखिर यह कौन सी आर्थिक नीति है कि जिस समय देश में कोई भी उद्योग काम नहीं कर रहा है, सब कुछ बंद है, उस समय भी शेयर बाजार का सेंसेक्स बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, देश की वास्तविक स्थिति अच्छी नहीं है, इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठानी होगी। हेमंत सोरेन ने कहा, कांग्रेस केंद्र की इन नीतियों का विरोध करे, हम मजबूती से उसके साथ खड़े रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यावरण मंजूरी के नियमों में प्रस्तावित बदलाव बहुत ही खतरनाक है। झारखंड जैसे खनिज और वन संपदा वाले राज्य के लिए तो यह बदलाव भयानक परिणाम वाले होंगे। केंद्र पर हमला बोलते हुए श्री सोरेन ने कहा, हमारे यहाँ के कोयले और लोहे की खदानों को यह बेचने में लगे हुए थे, लेकिन हमने सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर किसी तरह इसे रुकवाया है। उन्होंने देश में जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को केंद्र से मिलने वाली सहायता का मुद्दा उठाया और कहा कि कोरोना काल में राज्यों को भारी आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इसके चलते अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार प्रयासरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तय कीजिए, मोदी सरकार से डरिएगा या लड़िएगा। सोनिया के साथ बैठक में बोले उद्धव ठाकरे। ममता बोली, चलिए सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों को मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को बैठक की। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि छात्रों की समस्याओं और परीक्षाओं के मुद्दे से केंद्र सरकार लापरवाही से निपट रही है। बैठक में नीट और जेईई परीक्षा को टालने के अलावा जीएसटी पर राज्यों की क्षतिपूर्ति, पर्यावरण असर आकलन कानून के मसौदे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए राज्यों को नीट और जेईई की परीक्षा को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें यह तय करना होगा कि केंद्र से डरना है या लड़ना है। उद्धव ने आगे कहा कि केंद्र में भाजपा का चुनाव करने वाले लोगों ने ही हम सभी को चुना है, लेकिन अगर हम कुछ करते हैं तो वह पाप है, अगर वे कुछ भी करते हैं तो यह पुण्य है। उन्होंने कहा कि जब उनका राज्य धीरे धीरे लॉकडाउन खोल रहा है, तभी भी स्कूलों को बंद रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने परीक्षा को टालने के लिए 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा था। कैप्टन सिंह ने कहा कि मैं ममता बनर्जी के विचार का समर्थन करता हूं कि हमें सामूहिक रूप से फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए। इस पर ममता बनर्जी ने कहा, हम पीएम से मिल सकते हैं, लेकिन अगर वह नहीं सुनते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के 4 मुख्यमंत्री, पंजाब से अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, राजस्थान के अशोक गहलोत और पुडुचेरी से वी नारायण सामी शामिल हुए। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में विपक्ष इस समय कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष को एकजुट होकर केंद्र की गलत नीतियों का विरोध करना होगा। सोरेन ने आरोप लगाया, केंद्र सरकार की अनेक नीतियों में विपक्ष की राज्य सरकारों के साथ भेदभाव स्पष्ट दिखता है, लेकिन विपक्ष फिलहाल देश में कमजोर दिख रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोन पर केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट, आपने पूरा देश बंद कर दिया, अब राहत तो दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कोविड-19 महामारी को देखते हुए कर्ज की किस्तों को स्थगित किए जाने के दौरान ब्याज पर लिए जाने वाले ब्याज को माफ करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार की कथित निष्क्रियता को संज्ञान में लिया और निर्देश दिया कि वह 1 सप्ताह के भीतर इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करे। न्यायालय ने इस दौरान कहा कि आपने पूरा देश बंद कर दिया, तो अब राहत तो दीजिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके पास पर्याप्त शक्तियां थी और वह आरबीआई के पीछे छिप रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया। मेहता ने कहा, हम आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम पर रुख स्पष्ट करें और यह बताएं कि क्या मौजूदा ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज लिया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट जेईई एग्जाम के मामले में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा छात्रों के खिलाफ है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, नीट जेईई एग्जाम के मामलों में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार छात्रों का हित नहीं चाहती, वो छात्रों के खिलाफ है। बता दें कि आज सोनिया गांधी के साथ बैठक में 7 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी जेईई और नीट एग्जाम पर आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि नीट और जेईई एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र अपने स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनकी चिंता स्वाभाविक है।
पहला, उन्हें कोरोना संक्रमित होने का डर है। दूसरा, कोरोना काल में परिवहन सेवाओं की समस्या है। और तीसरा, असम और बिहार में बाढ़ की समस्या है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को सभी की समस्याएं समझनी चाहिए और एक बेहतर उपाय लेकर सामने आना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर भी राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को नसीहत दी। बता दें कि आरबीआई के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में खपत को गंभीर झटका लगा है। गरीब लोगों को महामारी और लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में बहुत समय लग जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरबीआई के इसी बात का हवाला देते हुए एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी का कहना है कि जिस खतरे से मैं कई महीनों से आगाह कर रहा था, उसे अब आरबीआई ने भी मान लिया है। उन्होंने कहा था कि जरूरी है कि सरकार खर्च बढ़ाए, उधार नहीं। गरीबों को पैसा दे, न कि उद्योगपतियों को टैक्स कटौती और खपत से अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करे। मीडिया द्वारा ध्यान भटकाने से न गरीबों की मदद होगी, न आर्थिक आपदा सुलझेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीट जेईई परीक्षा के खिलाफ सोनिया की अगुवाई में गोलबंद हुए गैर बीजेपी शासित राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी हां दोस्तों, नीट और जेईई परीक्षा के बहाने विपक्षी एकता एक बार फिर से गोलबंदी होती दिख रही है। 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तय किया है कि वे सितंबर में प्रस्तावित नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में वे नीट और जेईई परीक्षा कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है, जबकि जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को नीट और जेईई परीक्षा को लेकर 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायण सामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया। ये सभी राज्य कोरोना काल में नीट और जेईई की परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। सोनिया के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि नीट और जेईई को लेकर पहले प्रधानमंत्री के पास जाया जाए या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि समय नहीं रह गया है, इसलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि एक बार प्रधानमंत्री से मिलकर हमें अपनी बात कहनी चाहिए। मीटिंग के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लीड लें और अगर जरूरत पड़ी तो हमारी पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ जाएगा और प्रधानमंत्री को चिट्ठी सौंपेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है। अब 7 राज्य नीट और जेईई परीक्षा को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। हालांकि जब इस बाबत अंतिम फैसला लिया गया तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपना बयान देकर बाहर जा चुके थे। अब उनकी औपचारिक सहमति ली जानी बाकी है। हालांकि उद्धव सरकार कोरोना संक्रमण के दौर में पहले ही इन परीक्षाओं के विरोध में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर नीट और जेईई की प्रस्तावित परीक्षा रद्द करने की मांग की है। तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी डीएमके ने कहा है कि केंद्र को नीट की परीक्षा रद्द करना चाहिए और 12वीं के नंबर के आधार पर छात्रों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला देना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ बोलने से मोदी और भारत सरकार को कौन रोक रहा है? डिफेंस एक्सपर्ट ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अब रक्षा विशेषज्ञ भी मोदी सरकार की नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा कि चीन के खिलाफ बोलने से मोदी और भारत सरकार को कौन रोक रहा है? मोदी और उनकी सरकार को भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता पर बोलने से क्या रोक रहा है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन को सामने लाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्रयास शामिल है। चेलानी ने सवाल किया कि सरकार क्यों गैर सैन्य खर्च उठाने को लेकर अनिच्छुक लग रही है। इससे पहले चेलानी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पीएम मोदी को चीन की हरकतों के बारे में देश के लोगों को बताना चाहिए। उन्होंने कहा था कि संकट के समय लीडर को अपनी जनता को विश्वास में लेना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन के दौरान कहा था कि नियंत्रण रेखा से लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस का कहना था कि पीएम मोदी चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस का सवाल था कि आज हुक्मरान चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिदम्बरम का तंज, प्रधानमंत्री को भी भेजी जानी चाहिए आरबीआई रिपोर्ट की कॉपी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट पर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। पूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी इस रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब हुए हैं। तो चिदम्बरम ने कहा कि आरबीआई गवर्नर को रिपोर्ट की कई कॉपियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजनी चाहिए। पी चिदम्बरम ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि आरबीआई गवर्नर को अपनी वार्षिक रिपोर्ट की कॉपियां हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों को भेजनी चाहिए, ताकि उन्हें भी स्पष्ट हो सके कि कांग्रेस पार्टी जिस बात को लगातार कहती रही है उसे आज आरबीआई ने भी साबित कर दिया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि उन्होंने आज तक नहीं देखा कि किसी सरकार ने केंद्रीय बैंक कितनी अनदेखी की हो। उन्होंने कहा कि शायद ही वित्त मंत्री और बैंक गवर्नर की आपस में बात होती हो। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि गवर्नर के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। गवर्नर जी, आप समझिए, सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वालों को कौन जगा सकता है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मसले पर मोदी सरकार को घेरा था। राहुल ने ट्वीट कर कहा था कि जिस खतरे को लेकर मैं महीनों पहले से आगाह कर रहा था उसे अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मान लिया है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि देश में खपत को जोरदार झटका लगा है, जबकि कोरोना संकट के कारण सबसे अधिक नुकसान गरीबों पर हुआ है और ऐसे में अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर आने में काफी वक्त लग सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में फिर से लगेगा लॉकडाउन, कोरोना से मौतों पर गंभीर। हाईकोर्ट ने सरकार से 2 दिन में मांगा एक्शन प्लान। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप और मौतों पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने रोड मैप पेश कर संक्रमण फैलाव रोकने के कदम उठाने का आश्वासन तो दिया, लेकिन जिला प्रशासन बिना जरूरी काम के घूमने वालों, चाय पान की दुकान पर भीड़ लगाने वालों पर नियंत्रण करने में नाकाम रहा। पुलिस ने बिना मास्क लगाए निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया, चालान काटा, फिर भी लोग जीवन की परवाह नहीं कर रहे। एक पखवाड़ा लॉकडाउन किया जाता है तो लोग भूख से नहीं मरेंगे। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रेड बटर और जीवन में चुनना हो तो जीवन ज्यादा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक पखवाड़ा लॉकडाउन किया जाता है तो लोग भूख से नहीं मरेंगे। कोर्ट ने कहा कि सरकार को संक्रमण फैलाव रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली और कोविड अस्पतालों की हालत सुधारने को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा बल की कमी के कारण हर गली में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं की जा सकती। बेहतर हो कि लोग स्वयं ही घरों में रहें, जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। कोर्ट ने मुख्य सचिव को रोड मैप व कार्रवाई रिपोर्ट के साथ 28 अगस्त को हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोरोना संक्रमण रोकने का कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया था। यदि प्लान था तो उसे ठीक से लागू क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकार के समय समय पर जारी आदेशों से साफ है कि कोई केंद्रीय प्लानिंग नहीं थी। मुख्य सचिव बताएं कि एक्शन प्लान लागू करने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगी गई पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। इस दौरान हाई कोर्ट ने प्रयागराज शहर से नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा को 10 दिन का और समय दिया है। उनके सहयोग के लिए शुभम त्रिवेदी को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। इससे पहले नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर राम कौशिक ने स्वयं को अलग कर लिया है। नगर निगम के अधिवक्ता SD कौटिल्य ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टर विमल कांत को नगर स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने उन्हें सफाई, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SP सिंह व CMO ने भी रिपोर्ट पेश की। SSGI ASGI शशि प्रकाश सिंह ने कोरोना वार्ड ICU में डॉक्टर स्टाफ की तैनाती की गाइडलाइन पेश की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 पर यूपी में चिंताजनक हालात, हाईकोर्ट बोला संक्रमण रोकने को उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा, हमें सरकार की इच्छा शक्ति पर संदेह नहीं है, लेकिन हम समान रूप से इस बात को लेकर जागरूक हैं कि जो उपाय किए गए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। अदालत ने कहा, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और सख्त उपाय करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही ये उपाय व्यवहारिक होने चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को अदालत को इस
इस बात से अवगत कराने का निर्देश दिया कि देश भर में लॉकडाउन के बाद जब अर्थव्यवस्था को दोबारा खोला गया तो क्या उनके पास कोई कार्य योजना थी और क्या उसे कभी लागू किया गया। अदालत ने मुख्य सचिव को यह सूचित करने को भी कहा है कि यदि कोई कार्य योजना थी तो उसे लागू नहीं करने वाले जिले के अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई। पृथक केंद्रों में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त 2020 तय की। अदालत प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए समय समय पर निर्देश जारी करती रही है। मुख्य सचिव को सुनवाई की अगली तारीख पर कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। आगे अदालत ने कहा, जब हमें रोजी रोटी और जीवन के बीच संतुलन बनाना होता है तो जीवन का रहना जरूरी है। जीने के लिए भोजन जरूरी है, ना कि भोजन के लिए जीवन। हमें नहीं लगता कि एक पखवाड़े के लिए लॉकडाउन लगाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी कि लोग भूखे मरने लगेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020 एनडीए के खिलाफ 1-to-1 प्रत्याशी उतारने की तैयारी में राजद व वामदल। जी हां दोस्तों, प्रदेश के एनडीए के खिलाफ वाले छोटे छोटे दल राजद के साथ छोटे भाई की भूमिका में आना चाहते हैं। हाल ही में कुछ दलों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने राजद नेतृत्व से मुलाकात कर गठबंधन में आने के लिए अपनी पेशकश की है। राजद ने इस पर सकारात्मक प्रक्रिया दी है। ऐसे दलों में सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआई और एनसीपी शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह राजनीतिक रुझान इसलिए भी अचरज भरा है क्योंकि इससे पहले यह दल कभी भी राजद के साथ गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे हैं। कैडर बेस्ड इन दलों के समर्पित कार्यकर्ता खासतौर पर मध्य बिहार में राजद के समर्थन में एनडीए के खिलाफ सियासी समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक समीक्षकों के मुताबिक 42 से अधिक सीटों पर मजबूत कैडर रखने वाली सीपीआई, सीपीआईएम और माले खासतौर पर जीतन राम मांझी के राजद गठबंधन से चिटकने की कमी को पूरा कर सकते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।